चलो बेटा आज का अगला टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। बीच में मैं आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चन आंसर करूंगा, ठीक है, हम बीच में देखेंगे। चलो आज का मेन टॉपिक है प्रिपरेशन इज ओवर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कंबाइंड देखेंगे, ठीक है, देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको बिना केमिकल रिएक्शन करवाए हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टेकअप करेंगे बेटा, इसको एक काम करो, ग्राफ के रूप में बनाओ, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है। दूसरी जो होगी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दोनों को एक साथ वहां पे कंसीडर करेंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हम सोलिबिलिटी के बारे में ले सकते हैं, सोलिबिलिटी है ना, सोलिबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी ले सकते हैं? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और बताओ भाई, कलर भी ले सकते हैं, उनका कलर कैसे हो सकता है, ओके। फिर उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी ले सकते हैं इनफ्लेमेबिलिटी, कौन सा ज्यादा ज्वलनशील है, कौन सा कम है, ठीक है। तो इस टाइप ऐसे करेंगे। और कोई प्रॉपर्टी है क्या जो मेन प्रॉपर्टी है? डेंसिटी, यस, एक हम लेंगे डेंसिटी, ठीक है, एक ले लेंगे डेंसिटी। इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इतनी प्रॉपर्टीज को हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ फिजिकल स्टेट में, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता जाएगा केवल आपको वही नोट डाउन करना है। फिजिकल स्टेट नॉर्मली जितने भी आपके छोटे जो होंगे ना, छोटे एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, वो क्या होंगे? गैसेस इन स्टेट होंगे। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक पोर्शन बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा? पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद में सॉलिड में। तो पहला आप ले लो फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर के बारे में। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर, इन तीनों को कवर अप करेंगे बेटा। उनकी स्मेल कैसी है, कलर कैसा है। स्मॉल चेन alkyl halides are gaseous in state at room temperature, okay. As the size increases gas convert into liquid convert into solid, okay. जैसे CH3Cl ये गैसेस इन स्टेट है, लेकिन अगर मान लो थोड़ी सी चेन बड़ी करें, ओके, जैसे CH3 CH2 CH2Cl ये लिक्विड है। अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ी चेन करता हूं तो वैक्सी सॉलिड बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? वैक्सी सॉलिड।
CFC के बारे में आप क्या जानते हैं बेटा? CFC, CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये लीजिए, अगर मान लो मैं एक ऐसा CFC दे दूं, देखो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये Cl, ये F और भाई ये H, ये भी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे F, ये भी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। स्मॉल साइज क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑल आर गैसियस इन नेचर एट रूम टेम्परेचर। अभी जो रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं CFC यूज होते हैं, पहले NH3 यूज होती थी, नाउ इट इज ओनली CFC आर यूज्ड। तो इन दोनों का मुझे IUPAC नेम बता दो बेटा। इसका IUPAC नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा? पहले वाले का बताओ। कार्बन चेन इतनी ही है। ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, लाइक दिस। हाँ, क्या होगा बेटा इसका बताना। वन के ऊपर मेरा क्लोरो, वन के ऊपर फ्लोरो। पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो या फ्लोरो? क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आएगा। वन क्लोरो, वन फ्लोरो। जब ये हम लिखते हैं, देखो वन क्लोरो लिख दिया। अब यहाँ पे जो वन आएगा दोनों साइड में डैश आएगा, कोई कोमा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड को शो करता है ना, इसलिए ये जो डैश है ना, इट इज शोइंग ए बॉन्ड कि भाई वन पोजीशन पे वन क्लोरीन है, वन फ्लोरो, ठीक है। वन टू, इसका वर्ड रूट हो जाएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन कार्बन के बीच में, एन, इथेन, राइट। इन्हीं को हम फ्रियोन्स बोलते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये जो फ्रियोन है इसका IUPAC मतलब एक कॉमन नेम जनरेट किया है, IUPAC तो नहीं बोल सकते, कॉमन नेम। इस फ्रियोन का क्या नेम है और इस फ्रियोन का क्या नेम है? हाँ हाँ, ये बेटा क्या है, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैं, तो इसको बोला जाएगा वन वन फ्रियोन। क्या बोलेंगे? वन वन फ्रियोन। क्लोरीन भी उसी कार्बन पे, फ्लोरीन भी उसी के ऊपर, वन वन फ्रियोन। ये क्या है, एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, दूसरे कार्बन के ऊपर फ्लोरीन है, तो इसको मैं बोलूंगा वन टू फ्रियोन, ठीक है। बट ये दोनों फ्रियोन है। CFC हमारे लिए काफी घातक सिद्ध हुए हैं अभी, क्यों? ये क्या गड़बड़ करते हैं CFC? CFC ने NH3 को तो रिप्लेस कर दिया, अमोनिया को। अमोनिया केवल और केवल इस बात पे रिप्लेस हुई थी कि उसकी जो ऑर्डर होती है दैट इज वेरी फाउल स्मेलिंग। कहीं लीक हो गया, 50 घर दूर भी पता लग जाएगा किसी का फ्रिज जो है लीक हो रहा है, ओके, फाउल स्मेलिंग है। तो CFC की फाउल स्मेलिंग नहीं होती, ऑर्डरलेस होते हैं जितने भी हो। ये जो छोटे वाले ये होते हैं ना बेटा, ऑल आर ऑर्डरलेस। जैसे ही ऑर्गेनिक चेन ज्यादा लंबी होती जाएगी, फिर थोड़ी बहुत उसके अंदर हो सकती है ड्यू टू सम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कि उसके अंदर पैदा होने लग जाए, अदरवाइज सारे के सारे ऑर्डरलेस होते हैं। कलर की भी बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात हो गई। कलर के बारे में अगर मैं बोलूं, कलर में जैसे कि भाई CH3F है, ये हमेशा जो है कलरलेस है और रहेगा, ठीक है। CH3Cl है, हमेशा कलरलेस। लेकिन CH3Br या फिर CH3CH2Br, इसको होना तो चाहिए कलरलेस, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ये जो है थोड़ा सा कलर बिल्डअप कर लेते हैं। सेम वे आयोडीन वाले, CH3CH2 आयोडीन, होना तो चाहिए इसको क्या, कलरलेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आफ्टर सम टाइम कलर बिल्डअप कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना, इसके मॉलिक्यूल CH3CH2Br, एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होके क्या बना देगा, स्मॉल अमाउंट में ये बॉन्ड टूट सकते हैं। ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल आ गया, ब्रोमीन कैसी दिखती है, रेडिश ब्राउन, है ना, तो रेडिश ब्राउन कलर आने लग जाएगा। ऐसे ही I2 के कुछ मॉलिक्यूल बनने लग जाएंगे, लेकिन ये कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ H की प्रेजेंस में।
Br डॉट Br डॉट, ये तो ये डॉट होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये आपस में जुड़ के ब्रोमीन बनाएगा। उस ब्रोमीन के कुछ मॉलिक्यूल बनने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर थोड़े दिनों में बिल्डअप होने लगता है इस केस में, और इस केस में वोयलेट कलर, आयोडीन का जो ना वोयलेट कलर होता है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर, कौन सा, रेडिश ब्राउन और वोयलेट, आफ्टर सम डेज इफ दे आर पुट इन प्रेजेंस ऑफ HU। तो उसमें आपको यही बताना है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस फ्री रेडिकल लाइक दिस। ठीक है, ये कैसे, CH3CH2 डॉट प्लस में Br डॉट, ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर ब्रोमीन। सो कुछ मॉलिक्यूल, सारे तो नहीं टूटेंगे, ठीक है, सारे नहीं टूटेंगे, इतना इजी भी नहीं है तोड़ना। ठीक है, हो जाएगा, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो। कैसे करोगे, इन केस ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड color is developed, कौन सा कलर, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, रेडिश ब्राउन और वॉयलेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट due to homolytic cleavage and formation of, बस एक लाइन में इसको कवर अप करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन, ओके, वेरी स्मॉल अमाउंट में क्रिएट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट, लोअर मॉलिक्यूल्स आर गैसियस, बिगर मॉलिक्यूल्स आर लिक्विड और वैक्सी सॉलिड। तो हमने गैस स्टेट की बात कर ली, फिर उसके बाद में कलर की बात की। इन सब का व्हाइट कलर क्यों होता है भाई, इस बात पे थोड़ी चर्चा करें। व्हाई दे ऑल आर हैविंग व्हाइट कलर, आई मीन टू से दैट व्हाई दे आर कलरलेस, ऐसा क्यों, कलरलेस क्यों होते हैं, कलरलेस क्यों होते हैं? कलरलेस क्यों होते हैं, क्या बता सकते हो? कोई भी चीज हमें कलरफुल कब दिखाई देती है, जैसे मान लो एक कंपाउंड है, ठीक है, इसके ऊपर ये लाइट गिरी, इसमें कुछ ये है इंसिडेंट लाइट और ये है रिफ्लेक्टेड, है ना, ये है रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, है ना, जो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बेटा, अगर ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, ये जो लाइट, ये जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, वो लाइट यहाँ पे इस बॉन्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करवाती है, यानी कि एक बार तो ये मॉलिक्यूल, ये जो एक्स एन इसके क्लोज आता है और एक बार ये दूर जाता है, वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड, ओके। इन वाइब्रेशंस की जो एनर्जी है ना, इन वाइब्रेशन की एनर्जी, ये एनर्जी विजिबल रीजन में फॉल नहीं करती है, विजिबल रीजन में फॉल नहीं करती है, ये या तो अल्ट्रावायलेट में जाती है और या फिर इंफ्रारेड में। अगर मान लो, जैसे मान लो भी अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है कि कम, बताओ, अल्ट्रावायलेट रीजन की एनर्जी ज्यादा होती है कि कम? ज्यादा होती है, एनर्जी इज लार्ज, इसकी एनर्जी ज्यादा अल्ट्रावायलेट की, फिर उसके बाद में होती है एनर्जी किसकी, आप बोल सकते हो विजिबल की, ठीक है, और फिर उसके बाद में एनर्जी ऑफ IR। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे, ये जो है ना, क्या आप बता सकते हो ये बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो? ये कैसा बॉन्ड है, ये कोवलेंट है या आयनिक है? अगर मैं नेचर ऑफ बॉन्ड देखूं तो ये कोवलेंट है, लेकिन इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर भी है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई ये, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोवलेंट
कोवेलेंट तो उसका बेसिक नेचर है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसके अंदर आयोनिक करैक्टर भी आ गया, है ना। सो दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनके बॉन्ड इस एक्स को दूर ले जाना काफी मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो इस रीजन में क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में जितने भी आपके। अच्छा एक चीज और देखो, आर और एफ, ये बॉन्ड तो बहुत छोटा है, ये तो और ज्यादा एनर्जी लेगा। आरसीएल थोड़ी सी एनर्जी कम लेगा लेकिन रहेगा अल्ट्रावायलेट में भी, आरबीआर में भी ऐसे ही होगा, आरआई में भी। आरआई के आते आते ही समझ लो ये अल्ट्रावायलेट में है लेकिन वेरी नियर टू विजिबल, लेकिन आया नहीं अभी। ओके, अगर ये बॉन्ड और वीक हो जाए तो हो सकता है कि भी अब इसको वाइब्रेट करने में कोई और अगर होता, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूं, तो विजिबल रीजन में फॉल करता। अब विजिबल रीजन में हमारे कई कलर हैं, वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, विव क्योर, VIVGYOR। मान लो बेटा व्हाइट लाइट के इस पोर्शन को वो एब्जॉर्ब कर लेता, तो रिफ्लेक्ट कौन सा होता, ये वाला ना, तो हमें वो कंपाउंड रेड दिखाई देता, रेडिश टाइप, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं। ये जो होते हैं ना, आप इसको ऐसे बना सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की नॉलेज बच्चों को नहीं होती है। 1 2 3 4 मतलब 6 खाने बनाने, 7 नहीं बनाने। VIVGYOR में इंडिगो को हटा दो, ठीक है। अब लिख लो VVGYOR। अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा तो येलो दिखेगा, रिफ्लेक्टेड येलो होगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब होगा तो रिफ्लेक्टेड ऑरेंज होगा, तो हमें ऑरेंज दिखेगा। ये जो सर्कल है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो टमाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है बेटा, और उस कंपाउंड के अंदर है ना, यूं समझो एक लंबी चेन वाला एक कंपाउंड होता है, एक बेसिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। उस कंपाउंड का नेम आपको जानने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड वाले जो पोजीशन है ना, अल्टरनेट, ये 11 डबल बॉन्ड्स है, 11 डबल बॉन्ड्स की। तो 11 डबल बॉन्ड से हो क्या रहा है, कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे आपस में कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन के दौरान, कॉन्जुगेशन करने के लिए ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करने के लिए कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये इस पोर्शन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन कलर वाली। अब ग्रीन कलर की देख लो कितनी हो सकती है, मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक इसमें चला जाता है, रेड रीजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं। हमारा एल्काइल हैलाइड के केस में जितना भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें वाइब्रेशन पुटअप करने के लिए वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, और इसीलिए अल्ट्रावायलेट में ही उसने एब्जॉर्ब किया और उसी में वो रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वो कलरलेस दिखाई देता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगला पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के केस में, बॉइलिंग पॉइंट के केस में याद रखना, हम हमेशा देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यों भाई, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में ना मैं क्या देखता हूं, लिक्विड है और लिक्विड से उसको किस में कन्वर्ट होना है, वेपर में कन्वर्ट होना है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को तो मुझे कैटर करना है, उसी को तो तोड़ना है। तो उस टाइम मुझे ये देखना है कि वहां पे जो डाइपोल्स बने बैठे हैं, है ना, डाइपोल, डाइपोल होगा डेफिनेटली, डाइपोल ही तो है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज म्यू इज इक्वल टू चार्ज क्रिएटेड, कोई भी एक चार्ज, दोनों इक्वल चार्ज होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई, कितना चार्ज आया और दूसरा लेंथ। अब ये जो चार्ज की वैल्यू है, फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, बताइए चार्ज की वैल्यू क्यू इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज, चार्ज। फ्लोरीन, अगर मैं यहाँ पे एक तो फ्लोरीन लगाऊं और एक आयोडीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई,
तो क्या होगा, चार्ज बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। इसके केस में चार्ज जो है ना हाईएस्ट होगा, और इसके केस में चार्ज जो क्रिएट होंगे वो लोवेस्ट होंगे। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर, लेंथ। ये बहुत छोटा एटम है, ये बहुत बड़ा एटम है, तो भाई इसके केस में लेंथ मिनिमम होगी, ठीक है बेटा, और इसके केस में लेंथ मैक्सिमम होगी। तो भाई ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जब इन दोनों फैक्टर को देखा जाता है ना, दोनों फैक्टर को, तो नॉर्मली ये एक दूसरे से काउंटर करने की कोशिश करते हैं बेटा, और जब काउंटर करते करते देखा गया CH3Cl की डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाती है, बस इतना, बाकी एज इट इज आएगा। चार्ज वाला फैक्टर थोड़ा सा हैवी पड़ता है, CH3Br और CH3I, ये पैटर्न रहता है बेटा म्यू का, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्लोरीन थोड़ा सा जीत गया फ्लोरीन से, ठीक है। चार्ज वाला फैक्टर आप थोड़ा ध्यान रखोगे, क्योंकि भी चार्ज ज्यादा था तभी ये ज्यादा आया, ठीक है ना। नहीं तो इसको यहाँ पे आना था, है ना, लेकिन ये वाला फैक्टर भी है थोड़ा सा। तो इन दोनों फैक्टर को जब हम देखते हैं तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम किसको देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। अब इसके केस में बताओ हम किसको देखेंगे, क्या इसके केस में मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देखना है, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, सारे मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ऑल आर इन सॉलिड स्टेट, सारे मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है, और उसको मेल्ट करना है, लिक्विड में लेके आना है। तो डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि उनकी वो जो स्ट्रक्चर है वो कितनी क्लोजली पैक्ड है। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में मैं देखूंगा हाउ क्लोजली पैक्ड, हाउ क्लोजली द मोलिक्यूल्स आर पैक्ड, ओके। या फिर आप बोल सकते हो इसमें मैं देखूंगा उनकी अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में कैसी अरेंजमेंट में है। अगर वो पास पास में है तो बढ़िया बात है, अगर दूर दूर है तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। देखिए अब नोट डाउन हो गया, ये हो गया होगा ये वाला पोर्शन। चलो अब एक ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। बताओ दोनों में से अगर मैं इसकी अरेंजमेंट करवाऊं इनके मॉलिक्यूल के बीच में और एक बार इनके मॉलिक्यूल के बीच में, तो बढ़िया क्लोजली पैकिंग किस में होगी, दिस इज व्हाट, ये 1 2, दिस इज 1 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हो ऑर्थो आइसोमर है, ये पैरा आइसोमर है ना। तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन वाला ज्यादा पैक्ड होगा या 1 4 वाला, 1 4 वाला ज्यादा अच्छे से पैक होगा भाई, एक के साइड में एक और एक के लेयर आती जाएगी, लेकिन ये अच्छे से पैक नहीं होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा, बिकॉज दीज आर मोर क्लोजली पैक्ड। लेकिन इन दोनों में से मुझे ये बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जी बोलो। अभी रात में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ले जाऊँ, मेरे को क्या करना है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना है, MS वर्ड में टाइप करके, नहीं तो फोटो स्कैन करके सीधा करके वो उठा के अच्छा कॉपी करके उसको MS वर्ड में कन्वर्ट कर, वर्ड में कन्वर्ट करोगे, ले जाओ इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 सुबह ला दूँगा। ठीक है, ठीक है। नहीं रात में तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से लेके जाना थोड़ा सा, है ना, चार्जर साथ में ले जाना। बताओ, बताइए बॉइलिंग पॉइंट में मुझे क्या देखना है,
डाइपोल मोमेंट, जिसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट है बेटा, एक तो ये देखो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, एक डाइपोल मोमेंट तो इधर गई, ये मान लो मैं मान लेता हूँ μ1, ठीक है। और भाई एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, पहली बात तो ये ध्यान रखना। एक डाइपोल मोमेंट इधर गई, ये मान लो μ2, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, μ1 और μ2 इक्वल टू म्यू ही है, ये भी म्यू है ये भी म्यू है। तो इन दोनों की जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो उसकी डायरेक्शन समथिंग लाइक ये होगी, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगी। नेट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब इसमें देखो, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है μ1 इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इज 0 और यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इज देयर, कुछ ना कुछ होगी, नॉट इक्वल टू 0, राइट। डाइपोल मोमेंट 0, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में ज्यादा नहीं होगी, तो ये जल्दी से बॉयल होकर ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि कम टेम्परेचर पे ऊपर पहुंच गए। लेकिन इसके अंदर तो काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी भाई, तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बना लो, ये कंपाउंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कंपाउंड है, ये मेटा पे आ गया। फिर उसके बाद में ये कंपाउंड, दिस इज ऑर्थो आइसोमर, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, ओके। 1 2 1 2 3, दिस इज 1 3 एंड दिस इज 1 4। केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो इस केस में पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बताइए क्या ऑर्डर होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर। अगर मैं इसको ऑर्थो मान लूं, इसको मेटा और इसको पैरा आइसोमर, व्हाट विल बी द ऑर्डर। नाउ यू थिंक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट के केस में केवल और केवल हम ये देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट में हम देखते हैं कि हाउ क्लोजली द मॉलिक्यूल आर पैक्ड। अगर स्ट्रक्चर एकदम ऐसे लीनियर सी है, ठीक है, ऐसे है, ये क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें अरेंज वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाएंगे ढंग से, ठीक है, दे विल बी अवे। लेकिन इसमें तो क्लोजली पैक हो गए, जितना क्लोजली पैक होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी तो हम उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन लगाया था। हाँ, पास बेशक है बेटा। देखो एक ऐसा कंपाउंड है, ये लो एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल जब आएगा तो इसको आप कैसे कर सकते हो क्लोजली पैक। ये देखो इतनी डिस्टेंस हो गई, ये वाला इसको ज्यादा क्लोज नहीं आने देगा, ओके। लेकिन उस केस में तो बिल्कुल क्लोज आ सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। लेकिन इस केस में ऐसे तो चलो आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे क्योंकि ये बाइसेप जो है ना बीच में आएगा, राइट। हाँ, तो अब इस केस में बताइए, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ऑप्शन दूं, ऑप्शन या वैसे ही बता दोगे, वैसे ही बता दो। इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही बोला है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे ही मैंने आपको बोला बॉइलिंग पॉइंट तो आपके दिमाग में आनी चाहिए म्यू, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, ये है थीटा दोनों के बीच में, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट थोड़ा इधर चला गया, ये है थीटा। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये है थीटा, ओके। नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ओके। इफ μ1 एंड μ2 आर सेम, इसके केस में देखो भाई, म्यू नेट इन केस ऑफ पैरा क्या आएगा, बोथ आर सेम, इनका कुछ ना कुछ जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही है बेटा,
कार्बन है, क्लोरीन है, कार्बन है, क्लोरीन है, तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ऐसे ले लो, प्लस में 2 म्यू स्क्वायर कोस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये क्या होगा, पहले 2 म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, इसकी -1 वैल्यू, -2 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसे आती है इसकी डाइपोल मोमेंट 0। अब देखो थीटा की वैल्यू, आपने ये टेबल पढ़ी होगी ना बेटा, थीटा इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। कोस की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, ठीक है 1, फिर उसके बाद में डिक्रीज होते होते 0 पहुंचती है। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा कोस वैसे वैसे कम होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, नेगेटिव में ही चली जाएगी इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नहीं तो इसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, और डाइपोल मोमेंट अगर सबसे ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या आएगा, ऑर्डर हमारा क्या आएगा, ऑर्थो, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू है भाई यहाँ पे मेटा, और फिर उसके बाद में पैरा। दिस विल बी द आंसर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ, मेल्टिंग पॉइंट के केस में बताओ। पहले कोई दो ले लो, ऑर्थो, यहाँ पे पैरा और मेटा, मेल्टिंग पॉइंट के केस में बताओ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ये सोचो पहले, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, पैरा का, ठीक है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। सबसे कम किसका होना चाहिए, ऑर्थो का, इसका, इसका क्यों नहीं, इसमें भी सेम होगा, उसमें भी थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ऑर्थो और मेटा में ना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बेटा, ठीक है। पैरा लाइक दिस, लिख लो इसको, पैरा ऑर्थो, सॉरी मेटा सबसे नीचे जाएगा, पैरा ऑर्थो एंड मेटा, मेटा सबसे कम, पैरा सबसे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखोगे, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट लिखो 256, पैरा वाले के नीचे 256 केल्विन, ऑर्थो वाले के नीचे लिखो 249, ठीक है। नहीं उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी, पैरा में लिखो 323, पैरा में 323, मेटा में 249 और ऑर्थो में 256। अब देखो क्या ऑर्डर आ रहा है, पीओएम आ रहा है, पीओएम, 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 ये ऑर्डर आ रहा है, इसका 323, ठीक है, 256 और 249 ऐसे करके आएगा, ठीक है। और इसके केस में यहां पे ऑर्थो का लिखो, बॉइलिंग पॉइंट और लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो के केस में 453, 453 केल्विन, फिर उसके बाद में मेटा का 446, 446 और पैरा का 448, 448। पैरा और मेटा दोनों बहुत ही क्लोज हैं, दोनों बहुत ही क्लोज हैं, आना चाहिए था ये ऑर्डर बेटा, ये वाला ऑर्डर, लेकिन इसका कितना बताया मैंने
248 और इसका नहीं उल्टा है, आना चाहिए था ये, लेकिन क्या आया ओपीएम, ऐसे आएगा, नेट ये आएगा बेटा, क्योंकि और भी छोटे मोटे फैक्टर ऐड होते हैं, बहुत ही क्लोजली है। इसका 248 है, 246 है, और ये काफी ज्यादा है, लेकिन कितना बताया मैंने 453 ना, ये तो सेपरेट हो गया। इसका ऑर्डर आना चाहिए था ये, लेकिन आया क्या ये, तो इसके अंदर और भी छोटे मोटे फैक्टर ऐड होते हैं, बस ये यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओपीएम, ओपीएम बॉइलिंग पॉइंट का ओपीएम, आप इसको जानते हो ओपीएम को, ओपीएम को, ओपीएम इज अफीम, वहां से याद करना है इसको, ठीक है। ओपीएम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट का पीओएम, ठीक है। हमेशा दोनों केस में मेटा सबसे लास्ट में है ना, मेटा सबसे लास्ट में है, ठीक है, मेटा सबसे लास्ट में है। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मेटा का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये हमेशा कम रहेगा। जो गेम जो खेला जाएगा ना, बस इसी में खेला जाएगा, पैरा और ऑर्थो में, ऑर्थो पैरा में, ठीक है। ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल केस टाइप है ये, अदरवाइज आपकी जो म्यू नेट है वो तो थीटा के हिसाब से आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज डेंसिटी, नेक्स्ट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की पहले डेंसिटी देखेंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे क्वांटिटी कितनी हो डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे R और X दो फैक्टर हम वेरी करके देखेंगे, एक बार X को वेरी करके देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। दूसरी बार हम R को चेंज करके देखेंगे, जैसे CH3 ले लिया, फिर उसके बाद में CH2CH3 ले लिया, चेन बढ़ती जाए, ओके, चेन का साइज बढ़ता चला जाए, लाइक दैट। इसके केस में देखो भाई, इसके केस में जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ओके, स्टार पॉइंट लिखो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन, जैसे मान लो एक एल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर एक हैलोजन एटम है, किसी के अंदर दो है, तो दो वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी, ओके, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ चेन, साइज ऑफ चेन। अगर जो कार्बन चेन है अगर उसका साइज काफी बड़ा है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण है भाई, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोल या डीजल, हाइड्रोकार्बन पार्ट उसमें ज्यादा होता है, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं ना, यहाँ पे ऊपर आ जाती है लेयर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ेगा
तो उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा पार्ट है, इसकी डेंसिटी जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं CH3I और ये I, इन दोनों में इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ चेन छोटा है। ठीक है, समझ में है? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। इसमें बताइए इसमें बताओ बेटा, ये तीसरा फैक्टर है जो मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। इसमें बताओ क्या हो सकता है। क्या होना चाहिए, डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? देखो आपने एक चीज सुनी होगी बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, दूसरा होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं। तो अगर मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आयोडीन का साइज तो काफी बड़ा है, तो इनके जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल पास में नहीं आएंगे, दे विल बी क्लोजली स्पेस्ड, और ये वाले मॉलिक्यूल है ये दूर रहेंगे। तो डेंसिटी के केस में हमेशा याद रखना, स्पेशली इन दिस केस हैलोजन के केस में, आयोडीन जहां पे दिख जाए उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं वो है ये वाला, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, बस ये 3 लाइन याद कर लेना बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नंबर ऑफ हैलोजन एटम, साइज ऑफ हैलोजन एटम एंड चेन, 2 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये है A, B, C एंड D, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। जो आपको सिमिलर दिखते हैं ना पहले उनकी कर लो, जैसे आपको ये सिमिलर दिख रहे हैं, 2 कार्बन एटम 1 Cl, 2 कार्बन एटम 2 Cl, एक हाइड्रोजन की जगह पे 1 Cl आया, तो A और B में किसकी ज्यादा होगी भाई? नंबर ऑफ हैलोजन एटम जिसके ज्यादा है, यानी कि B की A से ज्यादा होगी, पहली बात ये। अब इसमें देख लो, इसमें कंपेयर कर लो, इसमें चेन लेंथ छोटी है, इसमें चेन लेंथ बड़ी है, तो क्या होगा? C की डेंसिटी D से ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो है ना एक काम कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, फिर पता लग जाएगा आपको ए और सी में किसकी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ भाई, इसमें और इसमें एक बार और करो, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, यानी कि ये पहले आना चाहिए। अब देखो, अगर आपको इतना क्लू मिल गया है ना, अब जितने भी 4 ऑप्शन आए होंगे आपके 1 2 3 एंड 4, उसमें आपको इन 2 क्लू से आंसर मिल जाएगा, कर दोगे? ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका डेंसिटी का, डाइपोल मोमेंट का हो गया। सोल्युबिलिटी पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सोल्युबिलिटी,
फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सोल्युबिलिटी। जितने भी आपके एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड है, ऑल आर इनसोल्यूबल इन वाटर, सारे के सारे इनसोल्यूबल हैं। लिख लो, सोल्युबिलिटी के केस में क्या लिखोगे, सोल्युबिलिटी, ऑल आर इनसोल्यूबल इन H2O। क्यों भाई? क्योंकि H2O तो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेकिन हमारे एल्काइल हैलाइड ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एक स्टेटमेंट क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, ऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है, इनऑर्गेनिक में। तो एल्काइल हैलाइड को डिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल्स C2H5OH में डिजोल्व हो जाएगा, एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 इसमें डिजोल्व हो जाएगा। दिस थ्री आर बेस्ट सॉल्वेंट फॉर देयर रिएक्शन, जहां पर भी रिएक्शन होगी मैक्स। अच्छा ये बताओ, ये क्या है बेटा, CCl4, इसको आप किस कैटेगरी में रखना चाहोगे, बताइए। CCl4 में ये डिजोल्व होगा कि नहीं, बस मुझे इतना बता दो। एक और ले लेते हैं, चलो मैं ले लेता हूं CH3Cl फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या ये CCl4 में डिजोल्व होगा? होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना बेटा, ये वाले, आप इनको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो कि ये ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर नॉर्मली नॉन पोलर, इनकी ये भी नेचर होती है। CCl4 क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये एल्काइल हैलाइड को डिजोल्व कर लेगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी। और यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी है, ये मैं बोलूंगा बेटा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। एक बीकर में कंपाउंड है, ओके, बाहर से मैं उसके अंदर कोई कंपाउंड नहीं डाल रहा हूं, वो अकेला है, और क्या वो अकेला किसी दूसरे कंपाउंड में डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं, क्या वो उसी स्टेट में रह पा रहा है कि नहीं, ये मुझे देखना है। ये है RF, ये है RCl, ये है RBr और ये है RI। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में, मुझे ये देखना है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छी किसमें है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगी वो उतना ही वीक बॉन्ड होगा। तो डेफिनेटली बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा है, तो थर्मोडायनेमिकली ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। थर्मोडायनेमिकली RF इज हाईली स्टेबल, ओके, और ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। इसीलिए RI के बीकर में बोलते हैं कि जो एल्काइल आयोडाइड है ना बेटा, उसके ऊपर अगर ये थोड़ा सा भी गिर गया ना कहीं से, ये वाला, तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देता है, R और R आपस में कंबाइन, I और I2। सिमिलरली ब्रोमीन के थोड़े से बनेंगे, इसके कुछ ज्यादा बन जाते हैं। वॉयलेट कलर डेवलप करने का यही कारण होता है, ठीक है। दे आर थर्मोडायनेमिकली लीस्ट स्टेबल, सो आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड देयर। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी, ये हाईली इनफ्लेमेबल है या लो इनफ्लेमेबल है। पेट्रोल और डीजल दोनों में बताओ भाई, पेट्रोल ज्यादा इनफ्लेमेबल है या डीजल, बताइए। पेट्रोल, इट इज मोर इनफ्लेमेबल। अब एक बात करते हैं,
जैसे CH3 CH2 CH2Cl, और अब मैं ले लेता हूं CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये एक प्योर हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोजन को हटा के Cl आ गया। ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा ज्यादा इनफ्लेमेबल होगा, कौन सा इजिली जल जाएगा? जो प्योर हाइड्रोकार्बन होगा, जो प्योर हाइड्रोकार्बन होगा, इट इज मोर इनफ्लेमेबल। ओके, इनफ्लेमेबल। ठीक है, अब बताइए, अब जितने अगर मान लो ये है, ये कंपाउंड, इसके अंदर मैं 2 Cl लगा देता हूं, तो भाई एक हाइड्रोजन और कम हो गया। जितना हाइड्रोकार्बन की नेचर खत्म होती जा रही है, हाइड्रोकार्बन की नेचर की बात कर रहा हूं मैं, उतना ही वो कम इनफ्लेमेबल होगा। ओके, तो यहां पे एक स्टार पॉइंट बना लो, इनफ्लेमेबिलिटी is inversely proportional to number of halogen atom in carbon chain। कार्बन चेन में जैसे जैसे ये हैलोजन एटम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हाइड्रोकार्बन की नेचर जो है डिटीरियोरेट हो जाएगी और वो कम जलेगा, आसानी से नहीं जलेगा। ठीक है, इसमें एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देके अलग अलग कंपाउंड दे देगा, क्वेश्चन बन गया। इसमें बना देंगे, जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसमें रहता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट, और स्पेशली ऑर्थो, मेटा और पैरा वाला। नॉर्मली आप बता दोगे एल्काइल हैलाइड में, लेकिन बेंजीन रिंग में जब आता है तो वो वाला, ये बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, ओपीएम यानी कि O, P और M। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या बताया, इसको बस आगे रख दो, इसको पीछे ही रखो, POM। ठीक है, याद रहेगा, बस इतना आप थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी आप एक्सप्लेन कर दोगे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो।